Hello everyone, welcome to my channel. Let's begin. तो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है वो मेनली होगी मेरे यूके टू कनाडा के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, ग्लव्स पहने हैं फिर भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी रिवर है ये अब तो मतलब मेल्ट होने लगी है, पूरी की पूरी ज़्यादातर फ्रीज हो गई थी। और ये इस तरह से आइस क्यूब्स जो है, ये जो आइस के जो स्लैब्स हैं ये ऐसे ही बहते जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो और ये आप देख सकते हैं पीछे एम्बेसडर ब्रिज है। सो अंदर चल के बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म होने का भी बंदोबस्त कर लिया जाए कॉफ़ी वॉफ़ी से, और गाड़ी में बैठ के हीटर वगैरह ऑन करके बनाया जाए वीडियो, क्योंकि बहुत मुश्किल है बाहर इस वेदर में खड़े रहना। तो खैर, मैं ये जो लेके आया हूँ वो एक्चुअली कॉफ़ी नहीं है, मैं वाइट हॉट चॉकलेट लेके आया हूँ। तो ये एक आप कह लो अजीब टाइप का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं रेकमेंड करूँगा ये पीने के लिए, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे ये रेकमेंड किया था और मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है वाइट हॉट चॉकलेट विथ 2 चाय टी बैग्स। तो आज हम बात करेंगे मेरे जो यूके से कनाडा आने के बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो यूके में मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग पर्सपेक्टिव से। मैंने क्या क्या जॉब्स करी हैं यूके में। तो मैं यूके में रहता था प्रेस्टन में। मैं मेरे कोर्स जो मेरा बैचलर्स कोर्स था उससे शुरू होने से एक हफ्ते पहले ही मैं पहुंच गया था। तो मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं यूके में, तो उनके वहाँ ही सबसे मुलाकात करने में एक वीक से सेट होने में लग गया। जेट लैग वगैरह, पहली लॉन्ग हॉल फ़्लाइट थी, कभी इस तरह से मैंने बाहर इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं किया था। तो ये मतलब मेरी पहली लॉन्ग हॉल फ़्लाइट थी और काफ़ी टाइम के बाद पहली फ़्लाइट थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपको मैं उस बारे में भी वही बता ही देता हूँ कि मैं जब इंडिया से यूके जा रहा था और नॉर्मल इकोनॉमी टिकट ही बुक करवाई थी, लेकिन जब मैं दुबई यूएई के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, वहाँ पे मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैंने तुमको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है, वो देखो। मैंने वो टेक्स्ट मैसेज देखा, उसमें यही लिखा था कि मेरी जो सीट है वो अपग्रेड हो गई है। तो मैंने फिर आगे जाके जो मतलब सारे प्रोसीजर्स थे वो किए, गेट पे गया, और गेट पे जाके जब मैंने उनको मेरा बोर्डिंग पास दिखाया तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास लेके फाड़ दिया और मेरे को एक नया बोर्डिंग पास इशू करके दिया जो कि बिज़नेस क्लास का था। वो एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही लग्जरियस एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, जो कि मैंने यूके से कनाडा इकोनॉमी ट्रैवल ही किया था, तो एक सीट पे मतलब इस तरह से आपको माइंडसेट ही आपका होता है कि आप एक सीट पे बैठोगे और उस पर फिर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितने की भी फ़्लाइट है, वो एक ही सीट पे बैठ के निकालनी है, ऐसे ही बैठ के निकालनी है, सो नहीं सकते। लीन थोड़ा बहुत हो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मेरी सीधी जो है वो बिज़नेस क्लास हो गई, तो मेरा तो उसमें तो सीधा मतलब बिस्तर ही बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत लग्जरियस एक्सपीरियंस था। तो यूके में मैंने जाके यूनिवर्सिटी अटेंड करना शुरू किया और मेरी एक रेस्टोरेंट में जॉब लग गई। उस रेस्टोरेंट में मैंने लगभग 3 महीने तक काम किया था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के साथ साथ मतलब मेरी बैचलर्स की डिग्री थी, तो 4 डेज तो जाना ही रहता था, कभी कभी 5 डेज भी होता था। तो 4 डेज में फिर सुबह यूनिवर्सिटी जाओ, शाम को जॉब पे जाओ, शाम को जॉब पे जाके फिर वो जो रेस्टोरेंट है वो रात को 3 बजे बंद होता था। तो मुझे जो है मतलब 3 बजे तक ही रुकना पड़ता था, क्योंकि मैं शिफ्ट पे ही 5 बजे जाता था। तो मेरी जो शिफ्ट थी वो 3 बजे ख़त्म होती थी, तो मतलब इवनिंग शिफ्ट से ही मिलती थी मुझे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में कर नहीं पाता था।
और मॉर्निंग शिफ्ट्स में यूजुअली रेस्टोरेंट्स को ज़रूरत होती भी नहीं है लोगों की, क्योंकि मॉर्निंग में वही लोग आते हैं जो रेगुलर फुल टाइम वहाँ पे होते हैं, और सारी चीज़ें रेडी करना, बन रेडी करना, चिकन रेडी करना, ये सब एक्स्ट्रा मतलब XYZ जो भी काम होते हैं वो लोग करते हैं। तो मुझे नाइट शिफ्ट ही मिलती थी, तो 3 बजे घर आते आते मुझे 3:30 बज जाते थे, सोते सोते मुझे 4, 4:30 कभी बज जाते थे। सुबह में फिर जल्दी उठ के यूनिवर्सिटी जाना होता था। तो ये जो है मेरा स्केड्यूल जमा नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी जॉब की नहीं थी। और दूसरा ये कि मेरी जो नींद का जो पीरियड है वो मुझे 6 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही होती है, वरना मेरी मतलब तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, जो कि मुझे वहाँ एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे उससे पहले कभी इतना जागने का एक्सपीरियंस था नहीं, तो उसके बाद मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसको छोड़ने से पहले मैंने एक फार्मेसी में जॉब मुझे मिल गई, वो भी एक रेफरेंस के थ्रू ही मिली थी। तो रेफरेंस जो है वो इधर उधर कहीं से कहीं से रेफरेंस तो आ ही जाता है। तो वो मतलब फार्मेसी में जॉब लगी, तो वो जो जॉब मेरी लगी थी वो शायद मेरी ज़िंदगी की आज तक की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वर्क के लिहाज से, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने को मिल रहा था। मैं वहाँ पे एज ए कैशियर भी काम कर रहा था और एज एन असिस्टेंट डिस्पेंसर भी काम कर रहा था। पहले एज ए कैशियर था, फिर बाद में थोड़े एक्सपीरियंस के बाद मुझे एज एन असिस्टेंट डिस्पेंसर भी ले लिया गया था। और मेरे लिए वो जॉब इतनी फ़ायदेमंद रही है, रीज़न बीइंग कि मुझे मेडिसिन के बारे में इतनी सारी जानकारी हो गई कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में मैं मेरे पेरेंट्स को भी रेकमेंड करता था कि ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो। तो वो लोग कहते थे कि भाई तुमको तो डॉक्टरी में ही जाना चाहिए था, इंजीनियरिंग में तो तुम फालतू में घुस गए। और एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे यूके का वर्क कल्चर जानने को मिला, मुझे पता लगा कि किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जिसमें हम एंटर होने वाले हैं, आफ्टर स्टूडेंट लाइफ जिसमें हम एंटर होने वाले हैं, वो किस तरह से चलती है, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करते हैं। इवन एज अ पार्ट टाइम आप अगर कोई भी रोल में आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जॉब कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैंने उस फार्मेसी में लगभग 2.5 years तक काम किया, शायद 2 years and 7 months। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ आने का हो गया था, तो उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ी। और फार्मेसी के साथ साथ मेरी एक वेयरहाउस में भी जॉब लगी थी। दोनों जॉब्स में मैनेज कर लेता था शिफ्टें वगैरह, क्योंकि फार्मेसी यूजुअली मेरी वीकेंड पे ही होती थी, सैटरडे संडे ही होती थी। तो बाकी के दिन जो मेरे बचते थे, जो आवर्स बचते थे, वो मैं वो वेयरहाउस में लगा देता था। वो वेयरहाउस था अमेज़ॉन और ईबे का पैकेजिंग का एक प्राइवेट बिजनेस था। वो भी मेरे एक अंकल के रेफरेंस से ही लगा था। तो उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। मुझे लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस मिला कि जो अमेज़ॉन से हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं, सेम इंडिया में भी यही होता होगा, कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो वो किस वेयरहाउस से किस तरह से पैकेजिंग होके कौन से कैरियर पे जाती है, तो वहाँ से कहाँ कहाँ आपका पार्सल जाके फिर आपके घर पे डिलीवर होता है। वो पूरी प्रोसेस जो है, वो पूरी डीप प्रोसेस एकदम डिटेल्ड में मुझे वहाँ से सीखने को मिली। तो ये था मेरा मतलब यूके में इतनी मैंने जॉब्स की थी, ये 3 जॉब्स की थी मैंने। एंड तक ये जो फार्मेसी और वेयरहाउस है वो चलता रहा जब तक मैं यहाँ पे आया तब तक। तो कनाडा के लिए अप्लाई करने में मुझे लगभग 7-8 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा होगा इन टोटल, सारा कुछ मिला के, जो कि मैंने मेरे लास्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैंने कनाडा चूज़ क्यों किया वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता ही देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट ही उस बारे में चल रहा है। तो मेरा जो है लास्ट ईयर शुरू होने वाला था यूनिवर्सिटी में, और तब मैंने सोच लिया था कि मैं IELTS दे दूंगा। अब उसका मेरा रीज़न ये नहीं था कि मुझे कनाडा ही आना है। मेरे दिमाग में था कि हाँ कनाडा भी एक ऑप्शन है, लेकिन मेरे दिमाग में और भी सारे ऑप्शंस थे कि हो सकता है कि यूके में जो है वो रूल्स चेंज हो रहे थे सारे।
इमिग्रेशन के, स्टूडेंट्स के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, सारे के लिए। तो मुझे ऐसा था कि अगर IELTS देनी पड़ी आगे जाकर तो वो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा और चीज़ें क्लैश करने लगेंगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे IELTS दे देनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने IELTS दे दी, मेरा रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना के लिए रिसर्च करना शुरू कर दी थी। तो मैंने UK से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया था। तो मेरा एम यही था कि मैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में ही जाऊं, ना कि मास्टर्स ऑफ साइंस में जाऊं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने से मैंने 2-3 प्रोफेसर्स को पूछा था कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने से मेरे डिग्री में एक वर्सेटिलिटी आएगी, जिससे कि मैं काफ़ी सारी फील्ड्स के लिए ओपन हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं MSc करता हूं तो उसमें फिर मेरी फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं ज़्यादा जॉब्स में फिर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स MNC की ज़्यादा है MSc से। ये मेरे उन प्रोफेसर्स ने कहा था जो मुझे उस टाइम पे पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि UK में तो मुझे सिर्फ MSc ही मिल रहा है, MNG नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज थी कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो यू शुड कम स्ट्रेट ऑन एन MNG प्रोग्राम, जो कि 4 साल का होता है। तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो फिर मैं BEng पे आया था। डायरेक्टली MNG पे भी एडमिशन हो जाता है एज एन इंटीग्रेटेड कोर्स यू कैन से। और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जब UK में मैं MSc ही कर सकता हूँ, MNG कर ही नहीं सकता, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि मैं UK में भी अप्लाई करूँ। तो मैंने फिर और कंट्रीज़ में देखना शुरू किया। मैंने न्यूजीलैंड देखा, मैंने जर्मनी देखा था, मैंने इवन ऑस्ट्रेलिया भी देखा था। पर मुझे इमिग्रेशन वाइज और ये सारी मतलब आगे की प्लानिंग करनी थी, तो लॉन्ग टर्म का मैंने सोचा और फिर मैंने कनाडा चूज़ कर लिया कि मुझे कनाडा ही आना है अब। और काफ़ी सारे YouTube वीडियोस देखे। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा YouTube वीडियोस देखता, उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं भी मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। तो उसके बाद मैंने फिर रिसर्च करी कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ की, कनाडा की प्रोसीजर्स की, कि किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सब पता करने के बाद कि भाई मैं एक पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ कनाडा के लिए, तब मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया। मैंने रिसर्च करी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के बारे में, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस देखता था। मैंने रिसर्च करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के बारे में, और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में भी मैंने रिसर्च किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा जानी मानी है इंजीनियरिंग के लिए। बट इट वॉज़ वेरी वेरी कॉस्टली, और उसमें मुझे स्कॉलरशिप्स का भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और नोवा स्कोशिया में एक यूनिवर्सिटी है डलहाउजी यूनिवर्सिटी करके, वहाँ भी मैंने रिसर्च किया था। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मैकगिल, मैकमास्टर, ये सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सबके बारे में रिसर्च करके फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कोई 4 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करूँगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और डलहाउजी यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने मेरी एप्लीकेशन डाल दी थी। अब एप्लीकेशन डालने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि 1 या 2 महीने में जो है सबका जवाब आ जाए, तो मैं फिर ऑफ़र लेटर देख के भाई किसका ऑफ़र लेटर आया है और कौन सी रैंकिंग में ज़्यादा है, वो देख के फिर मैं अप्लाई कर दूँ। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है जिसमें मैं अभी हूँ, वहीं से ज़्यादा जल्दी ऑफ़र लेटर आया, जो कि 1 महीने का टाइम स्पेन था। 1 महीने के अंदर अंदर उनका ऑफ़र लेटर आ गया था, और बाकियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का जो ऑफ़र लेटर है वो एक्सपायर होने वाला था, मतलब मुझे एक डेडलाइन दी गई थी कि तब तक ही मैं वो कर सकता हूँ, उसके बाद मैं ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो फिर मैंने तो भी थोड़ा देखा, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन फिर डेडलाइन करीब आ रही थी। तो मुझे फिर ऐसा फील होने लगा कि अगर सारी ही यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्शन आ गया बाकी जिसमें मैंने अप्लाई किया है, तो फिर मेरे रास्ते बंद हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का ऑफ़र दिया हुआ मैंने अगर ना एक्सेप्ट किया तो फिर वो मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और
उसके बाद फिर मैंने और थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के बारे में रिव्यूज़ देखे, ये सब देखा, तो फिर मुझे पॉजिटिवनेस लगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी एंड आई शुड गो फॉर इट, यू नो। एंड टुडे आई एम हियर। मैंने खुद से मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, खुद से सारी प्रोफाइल बनाई थी, सब कुछ मैंने CV वगैरह सब खुद से किया था, और जो SOP है वो सारा खुद से लिखा था। और आज मैं यहाँ पे मेरा सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया है, एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट रिग्रेटिंग इट, क्योंकि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, डिट्रॉइट जो है उसके बॉर्डर पे है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। तो मेरा एक सेमेस्टर बचा हुआ था मेरे बैचलर्स की डिग्री के लिए, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह था, तो उसमें मैंने ध्यान दे दिया, मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने मेरे रिजल्ट्स के लिए वेट किया। मेरी डिग्री वगैरह कॉन्वोकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया था। तो उसके बाद फिर मेरा टाइम आ गया कि मैं कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरी एप्लीकेशन का रिव्यू मुझे सिर्फ 2 हफ्तों में उसका रिज़ल्ट मिल गया था। उसके बाद फिर मेरा पासपोर्ट मैंने भेजा, तो वो आने में लगभग 1 हफ्ता लग गया था। तो टोटल 3 हफ्तों में मेरा वो प्रोसीजर ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने मेरी बुकिंग करवाई और अगस्त की 25 को मैं यहाँ लैंड हो गया। और सारा का सारा कोर्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही था, ये ऐसा ही मुझे सुनने में आया था। और यूनिवर्सिटी वालों ने फिर नोटिस भी दे दिया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर है वो दोनों ऑनलाइन होंगे। उसके बाद मैंने जो है सिक्योरिटी की लाइसेंस के लिए जो कोर्स है वो यूके से ही थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। यहाँ आके फिर मैंने एयरबीएनबी में रुका था। तो 6 दिन मैंने एयरबीएनबी में स्टे किया था। घर ढूंढे थे मार्केट प्लेस पे, मतलब घर घर जाके विजिट करके फिर एक घर मुझे अच्छा लगा था, तो वहाँ पे मैंने फाइनलाइज कर दिया था। और उसके बाद मैंने मेरा सिक्योरिटी का जो लाइसेंस का कोर्स है वो कंप्लीट किया। CPR की ट्रेनिंग जो है वो ऑफलाइन होती है, तो वो बुक कराई। उस वक्त इतना ज़्यादा बिजी नहीं था उनका काम, तो जल्दी मुझे डेट मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मेरे लगभग 1 हफ्ते के अंदर मेरा डिजिटल लाइसेंस आ गया था। और जैसे ही मेरा डिजिटल लाइसेंस आया था, मैंने एक रेफरेंस के थ्रू एक कंपनी में बात करके रखी थी जिसमें मैं अभी काम करता हूँ, और वहाँ पे मैंने मेरा डिजिटल लाइसेंस सबमिट किया और मेरी जॉब वहाँ पे लग गई। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी जॉब यहाँ पे भी लगी है, क्योंकि मैंने यूके में जो एक्सपीरियंस किया था वो एक बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही लेबर वर्क वाला एक्सपीरियंस था। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, पूरा दिन जॉब पे चला जाता था, इस तरह से काम होता था। यहाँ आके मैंने पहली ही जॉब सिक्योरिटी की ली है, और सिक्योरिटी की जॉब में टू बी ऑनेस्ट बहुत ही आराम वाली जॉब होती है। आराम वाली मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप आराम से बैठे रहो, सो जाओ, ये करो वो करो, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मेंटली तो आप थकोगे ही थकोगे, वो तो नो डाउट, किसी भी जॉब में थकोगे, लेकिन इस जॉब में फिजिकली थकना बहुत रेयर होता है। कुछ साइट्स ऐसी होती है जहाँ पे आप फिजिकली थक सकते हो। आउटडोर साइट्स होती हैं जैसे कि मैंने आज लगाई, उसमें फिजिकली बंदा थक जाएगा क्योंकि ठंड इतनी लगेगी, और फिर काफ़ी सारा कुछ चलता रहता है। तो बाकी काफ़ी सारी शिफ्टें ऐसी भी मिलती हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह ले जाओ, अपना असाइनमेंट वगैरह करो, अपना पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हो। कुछ साइटें ऐसी होती हैं, वो बहुत रेयरली होती है, लेकिन होती हैं, ऐसी साइटें भी होती हैं, मैंने खुद लगाई हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब तो मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ, अगर कोई बंदा नया आता है तो उसको करनी ही चाहिए। अभी तो मेरा सेकंड सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही है। ऐसा हमें नोटिस तो मिला था कि ऑफलाइन हो जाएगा, लेकिन इट वाज हाई फ्लेक्स। तो हाई फ्लेक्स का मतलब हो जाए कि अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो इट वुड बी डिवाइडेड, एंड थोड़े बच्चों को ऑनलाइन कर देंगे, थोड़े बच्चों को ऑफलाइन कर देंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर दोज हु आर इन इंडिया, बट ओवरऑल मैं तो प्रेफर करूँगा कि ऑफलाइन हो, क्योंकि हमें एक जो कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होता है, जो यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन सामने पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है, वो मिले।
होप सो कि थर्ड सेमेस्टर से ऑफलाइन हो जाए। हमें नोटिस तो मिल रहे हैं कि ऑफलाइन हो जाएगा, पर कुछ कह नहीं सकते। तो आप भी दुआ करिएगा, मैं भी दुआ करूँगा कि ऑफलाइन हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो ये एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं अब बनाऊंगा वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, लाइक अप्लाई कैसे करते हैं जॉब के लिए, कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में, और इमिग्रेशन की जो भी मुझे न्यूज़ मिलती जाएगी मैं वो आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। कोई भी अगर मैं कोई जगह ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके ट्रैवलिंग के वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो मतलब आपको एक कनाडा का एक पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस पैकेज में दूंगा आपको, जिससे आप अगर आने वाले हैं आगे कनाडा, और या तो अगर आप कनाडा में हैं और आपको कुछ चीज़ें नहीं पता या आपको कुछ चीज़ें पता भी हैं लेकिन आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, तो उसमें आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं जो भी आपको फील हो, जो भी आपको जैसा भी लगे आप वो भी कर सकते हो। तो बस यही था आज का वीडियो। आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।